नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा व्याख्यान है वो कुषाण वंश पर आधारित है। कुषाण जो वंश है उसके बारे में हम सबसे पहले लेते हैं कि इसको जानने के क्या क्या स्रोत है इतिहास में। तो कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीनी ग्रंथ में पानकू कृत सियन हालसू तथा फान ए कृत हाउ हानसू उपयोगी हैं। ये पहला प्रथम हन वंश का इतिहास तथा दूसरा पर्वती हन वंश का इतिहास पानकू ग्रंथ से यूची जाति के हूण शक तथा पाथियन राजाओं के साथ संघर्ष का वर्णन मिलता है तथा ज्ञात होता है कि यूची जाति 5 कबीलों में विभक्त थी। फान ए के ग्रंथ हाउ हानसू से 25वीं ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक यूची जाति का इतिहास ज्ञात होता है। इससे पता चलता है यूची कबीला कुई सुवांग कुषाण सबसे शक्तिशाली था, जिसके सरदार कुजुल कटफिसिस ने अन्य कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। कुषाण वंश के प्रथम 2 शासकों के इतिहास का अध्ययन हम उपयुक्त चीनी ग्रंथों के अतिरिक्त पहलव शासक गोंडोफनीज के तख्ते बाही अभिलेख तथा इन राजाओं द्वारा प्रचलित किए गए विविध प्रकार के सिक्कों के आधार पर भी करते हैं। कुषाण शासकों में विम कटफिसिस ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। बच्चों इसको अंडरलाइन करेंगे। कुषाण शासकों में विम कटफिस ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए। चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कटफिसिस राजाओं की विजय तथा राज्य विस्तार की सूचना भी मिलती है। फिर आता है कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास। हमें मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध स्रोतों, संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवाद तथा चीनी यात्रियों फायान तथा हैंसांग के विवरण से ज्ञात करते हैं। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कनिष्क खोतान के राजा विजय विजय एवं साम्राज्य विस्तार का ज्ञान हमें उनके बहुसंख्यक लेखों तथा सिक्कों से भी प्राप्त होता है। कौशाम्बी, सरनाथ, मथुरा, सुई, विहार, जेदा, माणिक्यला आदि स्थानों से कनिष्क के लेख मिलते हैं। उसके उत्तराधिकारियों हुवेसक तथा कनिष्क द्वितीय के लेख क्रमशः मथुरा तथा आरा से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के विभिन्न स्थानों से कनिष्क तथा उसके वंशजों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम कनिष्क के जानकारी के इतिहास की जानकारी के कुछ पहलू इस प्रकार से लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति तथा प्रसार। आपने देखा कि इसके इतिहास के जानने के स्रोत तो हमें चीनी ग्रंथों, पृथ्वियों इनसे मिलते हैं। बाकी जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ तक इनका प्रसार था, कबीले कुछ संगठन, कुछ जातियों का एक समूह के रूप में ये आए थे। तो मौर्योत्तर कालीन बृहद शासकों में यूची प्रजाति महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में कुषाण कहा गया। कौन सी जाति को? यूची प्रजाति महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में कुषाण कहा गया। इस जाति के नरेशों ने न केवल भारतीयत्व को बहुत शीघ्र आत्मसात कर लिया या बल्कि इस वंश के सम्राटों ने बौद्ध धर्म के संरक्षक के महान दायित्व का निर्वाह किया। भारतीय इतिहास में कुषाण काल को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यूची जाति चैनहान या तुनहांग प्रदेश एवं चीनी तुर्किस्तान के किलिन ये लोग कानसू या कुनसू में भी रहते थे। इसी के निकटवर्ती भाग में हुंग नू जाति भी निवास करती थी। हुंग नू के नेता
लाओ सेंग ने संभवतः 165 ईस्वी में अपने पड़ोसी यूची लोगों को परास्त कर अपने मूल प्रदेश को छोड़ने के लिए बाध्य किया और उसके राजा को मार डाला। इस क्षेत्र में यह कबीला 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कनिष्ठ यूची कबीला जो तिब्बत की ओर चला गया, ज्येष्ठ यूची कबीला जो पश्चिम की ओर बढ़ा और उन्होंने बैक्ट्रिया, पैथिया आदि के शासकों को पराजित किया। यूची जाति के ज्येष्ठ कबीले के लोगों ने अक्सस नदी के उत्तर में स्थित वर्तमान बुखारा प्राचीन सोग्डियान क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई और स्थायी रूप से बस गए। चीनी राजदूत चांग किन्यू ने 125 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में यात्रा की। बैक्ट्रिया में इनका सामना शकों से हुआ। यूची जाति के कबीलों ने शकों को परास्त कर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको जो समझ में है वो है कि ये यूची कबीला था। यूची जाति का एक कबीला था जिसने शकों को परास्त कर अपना अधिकार जमाया था। अब बात आती है कि कनिष्क से पूर्व कुषाण शासक कौन कौन से थे, यानी कनिष्क के राज्य रोहन से पहले कौन कौन से शासक गद्दी पे थे कुषाण वंश की। तो उसमें है कुजुल-कटफिसिस, कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का जो संस्थापक चीनी इतिहासकार फान ई के हाउ हानसू नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उसने अक्षित देश पार्थिया पर आक्रमण कर काबुल पर अधिकार कर लिया। उसने पोताई नगर और कपिशा राज्य को पराजित कर इन समस्त देशों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उसने कुषाण जाति में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। काबुल घाटी में यूनानियों को पराजित करके उसने प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उसने गांधार और दक्षिण अफगानिस्तान पर भी अधिकार कर लिया था। उसका साम्राज्य अक्स नदी से लेकर सिंध तक फैल गया था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और बैक्ट्रिया आदि सभी प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। उसने महाराज, महंत तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों पर रोमन सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि भारत के उस समय चीन तथा रोमन साम्राज्य के साथ काफ़ी व्यापारिक संबंध थे। कई सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुजुल-कटफिस 80 वर्ष की आयु में इस लोक से विदा हुआ था। उसके शासनकाल में केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे जो उसकी राज्य अर्थव्यवस्था को बताते हैं। फिर आता है विम-कटफिसिस। कुजुल-कटफिसिस इसका संस्थापक है। विम-कटफिसिस उसका पुत्र, किसका? कुजुल-कटफिसिस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विम-कटफिसिस अथवा कटफिसिस द्वितीय राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखना। उसने तेजी कर लिया। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण शासक था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम साम्राज्य में मिलती है। उसने देवपुत्र तथा सम्राटों का सम्राट आदि उपाधियां धारण की। उसने एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए चीन पर आक्रमण किया, किंतु उसे हार का सामना करना पड़ा और विवश होकर चीन के राजा को उसे वार्षिक कर देना पड़ा। उसके सिक्कों से पता चलता है कि उसने हिंदू धर्म को अपनाया था। कुजुल-कटफिस ने बौद्ध धर्म को वह शिव भक्त हो गया था। इसकी पुष्टि उसकी अनेक स्वर्ण मुद्राओं में मिलती है। ये मुद्राएं उसे रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनाई थी। उसने 65 ईस्वी तक राज्य किया। कुछ विद्वान उसे कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। फिर आता है कि कुषाण शक्ति का जो चरमोत्कर्ष या कुषाण वंश का महत्वपूर्ण प्रतापी शासक कनिष्क प्रथम। विम-कटफिसिस के पश्चात कुषाण शासन की सत्ता कनिष्क के हाथ में आ गई। कनिष्क निश्चित रूप से भारत के कुषाण राजाओं में सबसे महान
उत्तरी बौद्ध अनुष्ठितियों में उसका नाम प्रभामंडल से युक्त उसने लगभग 12 अभिलेख तथा बहुसंख्यक स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। बौद्ध साहित्य अभिलेख सिक्कों के आधार पर हम उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहास में उसे कनिष्क प्रथम के नाम से भी जाना गया है। अब उसके राज्यारोहण की तिथि। कनिष्क की उत्पत्ति वंश प्रारंभिक जीवन हमें अंधकारपूर्ण है, किंतु कुछ समय पूर्व ही अफगानिस्तान के रबटाक नामक स्थान पर, अफगानिस्तान के रबटाक, नोट करेंगे आप, अफगानिस्तान के रबटाक नामक स्थान से कनिष्क पुत्र मिलती है। उस लेख में उसे विमकटफिसिस का पुत्र कहा गया है। उसे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि का विजेता भी बताया गया है। कनिष्क द्वारा स्वत प्रवर्तन का उल्लेख मिलता है, किंतु इस लेख में उसके राज्यारोहण की तिथि के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। कुषाण वंश का इतिहास उसकी मुद्राओं पर आधारित है। इन मुद्राओं में विभिन्न संवतों का प्रयोग किया गया है। अतः किस मुद्रा में कौन से संवत का प्रयोग किया गया है, इसमें कुछ विद्वानों में मतभेद है। फ्लीट और कैंडी कनिष्क को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। उनके अनुसार कनिष्क कटफिसिस वर्ग के शासकों से पहले हुआ। कनिष्क 58 ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले उस संवत का संस्थापक था, जो बाद में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नोट करेंगे, 58 ईस्वी में आरंभ होने वाले उस संवत का संस्थापक था, जो बाद में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टॉम्स और मार्शल ने फ्लिट के मत का खंडन किया। रबटाक अभिलेख की खोज के बाद ही मत निराधार साबित हुआ। मार्शल और स्मिथ कनिष्क के राज्यारोहण का समय 125 ईस्वी मानते हैं, किंतु जैसा कि पूर्व में देखा, कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों में अपने लेखों में किसी भी एक संवत का प्रयोग नहीं किया है, अतः इस मत को मानना भी कठिन है। उधर महाक्षत्रा रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में उसे सिंध 50 ईसा तक शासन किया। इन दो स्वतंत्र शासकों का एक साथ एक प्रदेश पर शासन करते हुए कैसे हम मान लें। डॉक्टर R.C. मजमूदार ने कनिष्क को 248 ईस्वी में आरंभ होने वाले तरकुट कलचुरी जैनी संवत का संस्थापक माना है, पर तिथिक्रम की कठिनाइयों के कारण इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस राजवंश के अंतिम शासक वासुदेव का शासनकाल कनिष्क के 100 वर्ष बाद समाप्त हुआ। विविध लेखों से ये ज्ञात होता है कि उसने मथुरा पर शासन किया था। ये निश्चित है कि 350 ईस्वी के लगभग इस प्रदेश पर योधियों और नागों का आधिपत्य था। अंततः गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत होने के पूर्व उसने इस देश में पर कम से कम 1 शताब्दी तक शासन किया। अतः हम इसके निष्कर्ष पर ये मानते हैं कि कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी से 101 तक ठहरती है। 78 से 101। फिर हम बात कर रहे हैं कि कनिष्क का साम्राज्य विस्तार या कनिष्क की विजय नीति। तो कनिष्क महान प्रतापी शासक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसने मगध पर विजय प्राप्त की और चीनी स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर घेरा डाला, वहाँ के शासक को परास्त कर युद्ध का खर्चा मांगा। समुचित धनराशि न होने पर वहाँ के राजा ने कुषाण विजेता को अश्वघोष नामक विद्वान एक चमत्कारी मुर्गा तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र दिए। इन दोनों को पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया। वह अपनी राजधानी
उससे ये पता चलता है कि उसका साम्राज्य पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। कश्मीर विजय कल्हण की राजतरंगिणी कुछ बौद्ध परंपराओं से विदित होता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया। कनिष्क ने कश्मीर में अपने नाम से कनिष्कपुर नामक बनाया नगर बसाया। कनिष्कपुर कश्मीर में क्या बनाया कुषाण ने अपने नाम से कनिष्कपुर, जो आज भी श्रीनगर के निकट एक छोटे से गांव के रूप में विद्यमान है। उसने कश्मीर में ही बौद्ध की जो चौथी महासभा आयोजित की, बहुत से विहारों का निर्माण किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर आता है शक क्षत्रपों से युद्ध। कनिष्क के एक शिलालेख से पता चलता है उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मालवा तथा उज्जैन प्रदेश के शक क्षत्रपों को युद्ध में पराजित किया। चीन पर आक्रमण कनिष्क से पूर्व कुषाण शासक कटफिसिस द्वितीय ने चीन से युद्ध किया, किंतु पराजित हुआ और विवश होकर चीनी सम्राट को कर देना पड़ा। कनिष्क इस पराजय का बदला भी लेना चाहता था, अतः उसने चीनी सम्राट होती को वार्षिक कर देना बंद कर दिया और उसके उपाधि देवपुत्र को स्वयं धारण कर लिया। इसके अतिरिक्त चीनी राजकुमारी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव अपने राजदूत द्वारा चीनी सम्राट के पास उसने भेजा। तो यहाँ से पता चलता है कि उसका चीन पर आधिपत्य, पारथ्य से आधिपत्य, रोम साम्राज्य से उसका संबंध, दक्षिण भारत की उसकी विजय, मध्य एशिया पर, बैक्ट्रिया पर, अफगानिस्तान पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर और पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी, गांधार पर, कश्मीर पर, सिंध पर, पंजाब पर और उत्तर प्रदेश पर। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि कनिष्क का राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम तक विस्तृत था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का उदाहरण है कि उसने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार कर लिया। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का संरक्षक था। डॉक्टर राय चौधरी के शब्दों में शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण देने के कारण जितनी प्रसिद्धि उसकी हुई है, उसकी विजयों से उसके कारण कदापि नहीं। संभवतः कनिष्क ने अपने राज्य के आरंभिक दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और पुरुषपुर में संगाराम और बौद्ध स्तूप बनाकर धर्म के प्रति निष्ठा व्यवस्था का परिचय दिया। किंतु कुछ बौद्ध अनुस्मृतियों के अनुसार आरंभ में अत्यंत क्रूर व अत्याचारी था, जैसा कि अशोक के बारे में भी कहा गया था। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वह अत्यंत उदार तथा सहिष्णु सम्राट बन गया। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त रत्न पिटक में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। संभवतः कालांतर में अश्वघोष के प्रभाव में आकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। किसके प्रभाव में आकर? अश्वघोष के प्रभाव में। कनिष्क की मुद्राएं बड़ी संख्या में मिली है, जिसमें यूनानी देवता सूर्य, हलिओस और चंद्र मयो अंकित मुद्राएं, यूनानी देवताओं के साथ ईरानी देवता अगिन अंकित मुद्राएं, महात्मा बुद्धो अंकित मुद्राएं। कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्राओं के इस क्रम से ये ज्ञात होता है कि कनिष्क ने अपना पूर्व धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यूनानी, ईरानी और भारतीय धर्मों के देवों का अंकन उसकी उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। कुछ विद्वान ये आशय निकालते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को निवास करते हैं, परंतु ये स्पष्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अतः उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी यानी 8/2/2021 से आपका महाविद्यालय में प्रवेश है और इस दिन से आपकी नियमित कक्षाएं लगने लग जाएगी। इतिहास का जो समय सारणी के अनुसार समय है वो 2 से 3 है, तो प्रत्येक विद्यार्थी इतिहास के इसमें आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे के लिए हम आगे की कक्षाओं में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।